नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राण चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं HbA1c, जो एक ब्लड टेस्ट होती है। आप में से कई लोगों ने हम देखते हैं कि जो बॉडी प्रोफाइल हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो उसमें HbA1c एक पैरामीटर रहता है जो कि हमारे बॉडी में जांच के लिए दिया जाता है। साथ ही जब भी किसी को डायबिटिक की टेस्ट करवानी है या फिर शुगर की टेस्ट करवानी है या फिर जो डायबिटिक प्रोफाइल से आजकल कई कंपनियां लेकर आई हैं तो उसमें भी एक HbA1c को एक पैरामीटर जो है वो रखा गया है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और इससे क्या बेनिफिट है इस टेस्ट का, जो हमें पता चलता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं कि इस पेशेंट की हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए और किस तरह से वो ट्रीटमेंट जो है वो करनी चाहिए। साथ ही आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अभी कुछ जो वीडियोस आएंगे वो डायबिटिक के ऊपर रहने वाले हैं, जैसे कि HbA1c हो गया, सी पेप्टाइड्स हो गया, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस रहता है उसके ऊपर हो गया, इंसुलिन के ऊपर हो गया, डायबिटिक में हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, जो अलग अलग पैरामीटर्स जो नाम दिए जाते हैं, जो ये नाम का मतलब क्या रहता है वो एक वीडियो में हम लोग समझेंगे। और भी ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो कि डायबिटिक से रिलेटेड रहने वाला है, तो वो पूरा सीरीज जो है वो ऐसा समझ सकते हैं आप कि यहाँ से आज शुरुआत हो रही है। डायबिटिक के ऊपर छोटे वीडियो जो है मैंने पहले भी बनाए हैं, वो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ HbA1c के बारे में समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही अगर आपने ध्यान से अगर देखते हैं तो आपका मैक्सिमम कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो HbA1c के अलग अलग नाम पहले देख लेते हैं जिससे वो जाना जाता है। ना टेस्ट एक ही है पर कई जगह पे उसके नाम अलग अलग बोले जाते हैं या फिर कई स्पेशलिस्ट जो है उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। HbA1c को हीमोग्लोबिन A1c, यानी कि H और B हो गया हीमोग्लोबिन और ये A1c, इसको शॉर्ट फॉर्म A1c बोला जाता है। ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। अब ये बना क्या है वो समझ लो। HB बोले तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, और A1c बोले तो एवरेज ग्लूकोज लेवल जो हमारे शरीर में पता की जाती है इस टेस्ट के माध्यम से। तो दोनों को मिला के एब्रिविएशन बन गया है HbA1c। अब ऐसा ही HB और A1c क्यों बना वही आज हमें समझना है। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या क्या करती है, इसका पर्पस क्या है, ये हमें 3 महीने का एवरेज शुगर, एवरेज ग्लूकोज हमारे ब्लड में कितना है उसकी जानकारी देती है। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ लो। हम खाना खाते हैं, खाने में ग्लूकोज हमारे शरीर को मिलता है, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, मतलब रक्त धमनी में चला जाता है, खून में जो है वो चला जाता है। वहां से मतलब ये अभी खाना खाया, फूड यहाँ से गया ब्लड में, यहाँ से ब्लड जाएगा सेल्स के अंदर। जो हमारे सभी ऑर्गन्स, जो हमारा शरीर बना है वो छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेल्स के जो एनर्जी है, मतलब ताकत जो चाहिए, अब मैं जैसे आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, तो ये जो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है वो कहाँ से आ रही है, खाने से आ रही है, मैं कुछ खा रहा हूँ। उसी तरीके से हमारी जो सेल्स रहती हैं उनका जो खाना है, जो उनको एनर्जी मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज से, जिस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। अब ये ग्लूकोज ब्लड में से यहाँ पे कैसे आता है, तो हमारे पैंक्रिया में एक रहता है इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। वो भाई साहब क्या करते हैं, ये इंसुलिन जो रहता है यहाँ ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर लेके आने का काम करते हैं, जिससे सेल जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, अपना काम कर सके। अब ये जो इंसुलिन है ये अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो यहाँ पहुंचा नहीं पा रहा है, तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा, वो ब्लड के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मीडिएटर है जो उसको यहाँ से वहां लेके जा रहा है वो है इंसुलिन, जो कि पैंक्रिया से जो है रिलीज होता है। अब ये इंसुलिन अगर यहाँ से लेने के नहीं जा पाएगा सेल्स के अंदर तो 2 नुकसान होंगे। पहली बात तो सेल को ताकत मिलेगी नहीं, तो सेल काम कर नहीं पाएगी उस तरीके से, और जो ऑर्गन का काम है जैसे कि हमारे लीवर के, किडनी के, ब्रेन के, वो काम जो है वो सेल्स सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होना, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो गया मतलब उसको बीमारी का घर हो गया। अब उसको लीवर प्रॉब्लम भी हो जाएगा, अब उसको किडनी प्रॉब्लम भी हो जाएगा, अब उसको दिमाग की प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, अब उसको बीपी भी हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर भाई सेल के अंदर अगर ग्लूकोज जाएगा ही नहीं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा नहीं, तो वो सेल काम करेगी कैसे, वो ऑर्गन काम करेगा कैसे। इसीलिए हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन भी डिस्टर्ब हो जाता है, आपके अदर ऑर्गन भी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उन ऑर्गन का जो काम है
ब्रेन का काम है पूरा बॉडी ऑर्गेनाइज करना, वो कर नहीं पाता है। आपकी किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, वो सही तरीके से हो नहीं पाता है। लिवर का फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं हमारे बॉडी की, वो सही तरीके से हो नहीं पाता है। हार्ट का काम है पंपिंग ब्लड करना, वो सही तरीके से कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। ऑर्गन डिस्टर्ब होना मतलब क्या, उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां आपके शरीर में आना शुरू हो जाती हैं। ये एक हो गया एक नुकसान। दूसरा नुकसान हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा नुकसान हम लोग ये देखते हैं कि अगर जो इंसुलिन जो ब्लड है वो ब्लड स्ट्रीम में अगर रह गया है तो वो कहाँ रह जाता है, तो वो जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो रह जाता है आरबीसीज के पास। ठीक है, वो क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीम बोले तो मैंने पहले भी क्लियर किया है, हीम ये जो H रहता है ये रहता है आयरन। ठीक है, बी है इसका हीमोग्लोबिन, जैसे बी का शॉर्ट फॉर्म जैसे ग्लोबिन का नाम दिया गया है, तो ये रहता है ग्लोबिन, यानी कि एक प्रकार का प्रोटीन रहता है। ये दोनों मिल जाते हैं, हीम और ग्लोबिन मिलके बनता है हीमोग्लोबिन। और जिन व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी रहती है तो इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, क्योंकि आयरन नहीं रहेगा तो ग्लोबिन किसके साथ जाके जुड़ेगा ताकि वो हीमोग्लोबिन बना सके। ठीक है, वो एक एनीमिया का पार्ट हो गया। तो हीमोग्लोबिन, उसके अंदर जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन कहाँ रहता है, ये आरबीसीज के अंदर रहता है, जो कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स रहती हैं, जो कि हमारे ब्लड का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये आरबीसीज के अंदर एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है ग्लोबिन। ग्लोबिन हीम के साथ मिलकर बनाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का एवरेज जो शुगर है वो पता करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। होता क्या है कि जो दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि जो शुगर है वो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में है, तो ब्लड स्ट्रीम में है तो वो कहाँ जाता है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, जाएगा कहाँ, तो वो आरबीसी के ऊपर अंदर जो ये ग्लोबिन रहता है उसके ऊपर चिपक जाता है, उसके ऊपर एक कोटिंग बना लेता है। ठीक है, ये अपने एक कोटिंग बना लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो HbA1c है ये 2 से 3 महीने मतलब 65 to 90 डेज के बीच का ही पैरामीटर्स क्यों दिखाती है ग्लूकोज का, या उतने ही दिन का क्यों दिखाती है, जिसे हम कहते हैं कि एवरेज ग्लूकोज ऑफ 3 मंथ्स, ये ना 4 महीने, ना 5 महीने, 6 महीने, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो शुगर है जो ब्लड स्ट्रीम में रह गया है, जिसे इंसुलिन कन्वर्ट नहीं कर पाया, वो आरबीसी के ऊपर चिपक जाता है। और आरबीसी की लाइफ जो है वो 30 डेज की है। तो आरबीसी जब तक जिंदा है तब तक उसके ऊपर ग्लूकोज जिंदा रहता है, चिपक रहता है, तब तक उसका कैलकुलेशन मिलता है, मतलब उतना ही पिछले 3 महीने का कैलकुलेशन मिलता है जितनी आरबीसी जिंदा हैं। ठीक है, तो वो जितनी जिंदा रहेंगी उस हिसाब से उसके ऊपर शुगर कोटेड रहेगा। उस शुगर कोटिंग का डेंसिटी कितना है उस हिसाब से उसकी जो रेंज है, नॉर्मल, प्री डायबिटिक, डायबिटिक पेशेंट जो बोलते हैं, वो रेंज बनती है। जिसे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हर ब्लड टेस्ट का एक पैरामीटर रहता है कि इतनी इतनी रेंज ये नॉर्मल है, और इससे ज्यादा हाइपर है, इससे कम जो है वो हाइपो है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखा जाता है, इसलिए 3 महीने का निकाला जाता है एवरेज ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर। और वो हीमोग्लोबिन के साथ क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि वो आरबीसी के अंदर का ही एक ग्लोबिन है। अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो रिवर्स करके फिर से समझ लो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर डायबिटीज हो जाता है तो उससे कई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, नर्व डैमेज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब एक और कंसेप्ट आपने समझा होगा, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज। तो शॉर्टकट में बता देता हूँ, आगे और क्लियर करूंगा आने वाले वीडियोस में। प्री डायबिटिक मतलब क्या, एक नॉर्मल रेंज रहती है डायबिटीज की, उस डायबिटिक रेंज की नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर हो गया है शुगर, और वो शुगर हमेशा थोड़ा सा ऊपर रह रहा है, लेकिन अभी तक वो डायबिटिक के पैरामीटर्स तक आया नहीं है, इसलिए उसे प्री डायबिटिक कहा जाता है। और ये कंडीशन जो है, आप एक्सरसाइज करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना जो डाइट है वो थोड़ा सा चेंज करके, उसे अच्छा बना के, इसे आप कंट्रोल कर सकते हो प्री डायबिटिक को। टाइप 2 डायबिटिक क्या है, टाइप 2 डायबिटिक में क्या है कि आपका शरीर के अंदर जो पैंक्रियास है, वो पैंक्रियास के अंदर जो आइलेट सेल्स रहती हैं जो कि इंसुलिन का निर्माण करती हैं। तो वो इंसुलिन बना तो रही है, लेकिन वो इंसुलिन या तो ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, एक कारण, या तो वो सेल्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना नहीं रही है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज आपके शरीर में है वो डाइजेस्ट हो पाए। इसकी वजह से उस तरीके के पेशेंट जो है वो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो कुछ है उसे इंसुलिन का जो टैबलेट्स या फिर जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए जो कुछ टैबलेट्स लेते हैं, जो आप डॉक्टर के पास देखते हैं, आपके घर में भी या किसी रिश्तेदार में आपने देखा होगा कि वो लोग टैबलेट्स लेते हैं, उसे टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या, ये सीरियस कंडीशन है। आपने देखा होगा कि इन पेशेंट्स में जो आइलेट सेल्स रहती हैं, जो पैंक्रियास के अंदर रहती हैं, वो काम करना ही बंद कर देती हैं, ऑलमोस्ट काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन बनाएगी नहीं। इंसुलिन बनेगा ही नहीं हमारे शरीर में, तो ग्लूकोज तो हम खा तो रहे हैं, एनर्जी तो चाहिए,
और चाहे नेचुरल शुगर हो चाहे आर्टिफिशियल शुगर हो, हमारे शरीर में शुगर तो जा ही रही है, वो कन्वर्ट हो कैसे एनर्जी में। तो उसके लिए फिर कई लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, हाथ में, पैर में, उंगलियों में, इधर उधर चेक करते हैं। तो वो इंसुलिन के जो इंजेक्शंस रहते हैं वो टाइप 1 पेशेंट्स रहते हैं, और आपने देखा होगा कि उनके बच्चे भी कई बार जो रहते हैं, हस्बैंड वाइफ अगर टाइप 1 डायबिटिक हैं तो उनके बच्चों को भी ये होने के चांसेस रहते हैं, और बच्चों से बचपन से ही वो बच्चा इंसुलिन रहता है। और इन लोगों का शुगर आप हमेशा देखेंगे 250, 300, 400 के ऊपर रहता ही है। इंसुलिन लेते हैं, खाना खाते हैं इंसुलिन लेते हैं, या फिर खाना खाने से पहले इंसुलिन लेते हैं, जो भी उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उस हिसाब से वो लेते हैं, और ताकि तब जाके उनका कंट्रोल में रहता है। अब HbA1c टेस्ट कौन से लोगों को करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? आप 40 से 45 साल के हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि डायबिटिक वगैरह है, पसीना वगैरह आ रहा है, ये हो रहा है, वो ओवरवेट है, ओबेस है, बहुत ही मोटे हैं आप, ओबेस हैं, फूले हुआ है आपका शरीर, ठीक है। पेरेंट्स और सिबलिंग टाइप 2 डायबिटीज, तो ऐसे घर में जिसके माता पिता को या फिर भाई बहन को डायबिटिक हुआ है, टाइप 2 डायबिटिक हुआ है, तो उनमें होने के चांसेस रहता है। या फिर उनके माता पिता को या तो फिर हाई बीपी है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर उनके भाई बहन को किसी को अगर हुआ है तो, या फिर किसी को यानी उनके माता पिता को या उनके भाई बहन को किसी को हार्ट से रिलेटेड तकलीफ अगर रही है कभी, या उनका ऑपरेशन हुआ है या फिर सर्जरी हुआ है या फिर कुछ दवाइयां लेते हैं, तो उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज होती है, कई फीमेल्स में बढ़ जाती है, उस दौरान ही तुरंत करवा के उसको कंट्रोल करना जरूरी रहता है। पीसीओडी के ऊपर अलग से टॉपिक लेंगे अपन। पीसीओएस ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिसे हम लोग कहते हैं। ये ओवरी से रिलेटेड मतलब फीमेल्स से रिलेटेड है, तो उस पर हम लोग डिटेल समझेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको HbA1c करवाना जरूरी है। आर फिजिकली एक्टिव लेस देन 3 times a week, मतलब क्या? जो लोग सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता खाते हैं, बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सीधा ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके लिफ्ट पकड़ा, लिफ्ट ऊपर गए, ऑफिस में जाके बैठे, कंप्यूटर पे कंटिन्यू काम किया, ऑफिस से फाइलें वगैरह सब देखी, थोड़ा बहुत हो गया, 9 से 5 ड्यूटी हो गई, वापस नीचे लिफ्ट से उतरे, कार उठाए, घर पे आए, कहीं पे 90 मार लिया, थोड़ा खा पी लिया, या फिर कहीं पे थोड़ा सा गपचप मार लिया, जो भी उनको सही लगता है, थोड़ा देर आके बैठ गए, टीवी देख लिया, खाना खाया, सो गए। तो या फिर कभी वो हफ्ते में 1 आध बार वो कहीं पे थोड़ा सा वॉक पे चले जाएंगे, या फिर किसी के साथ थोड़ा सा खेल लेंगे थोड़ा सा। तो जो लोग फिजिकली एक्टिव हफ्ते में 2-3 बार ही होते हैं, ऐसे लोगों को अपना HbA1c चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उनका एनर्जी जो है वो यूज नहीं हो रहा, मतलब ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी। इसके अलावा फिजिकली आप बहुत प्यास लग रही है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है, थकान महसूस हो रही है, वेट लॉस हो गया आपका अचानक बिना किसी कारण से, आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लगना शुरू हो गई है, ब्लड विजन है आपकी, धुंधली दिख रहा है, और हाथों पैरों में थोड़ा सा ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि चींटियां आ गई, मुंगियां आ गई, सब थोड़ा सा सुन्नपन जैसा लगता है, ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा है, सुन हो गए हाथ, तो वैसे कंडीशन में ड्राई स्किन, आपकी स्किन कंटिन्यूसली काफ़ी समय से ड्राई चल रही है, सोर थ्रोट, हील स्लोली। अगर कोई चोट लगी है आपको, उसमें जो थोड़ा सा घाव हो जाता है, तो वो भरने में काफ़ी समय ले रहा है, नहीं जो पहले समय लेता था अब समय ले रहा है, तो वो एक कारण बनता है। हैविंग इन्फेक्शन देन यूजुअल, पहले आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, दस्त इन्फेक्शन ये वगैरह, तो आप वो तुरंत ठीक हो जाता था कुछ समय के बाद, पर आज वो ठीक होने में बहुत समय ले रहा है। जितना पहले लगता था उससे 4 गुना 5 गुना समय अगर लग रहा है, इट मीन्स आपके शरीर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। नॉर्मल रेंज समझ सकते हैं HbA1c का, ऐसे A1c का है, उसकी नॉर्मल रेंज है 5.7 के नीचे अगर है, 5.7% से नीचे अगर है तो वो नॉर्मल है। प्री डायबिटिक है तो 5.7 से लेके 6.4 तक अगर है तो प्री डायबिटिक है। डायबिटिक है अगर वो 6.5 से लेके हाई, किसी का 7 रहता है, 8 रहता है, 10 भी रहता है, मैंने 12 भी देखा है। तो उन पेशेंट्स में हम देखते हैं उनको डायबिटिक टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटिक कोशिश जो है वो किया जाता है, उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट रहती है। तो ये सिंपल टॉपिक था HbA1c के ऊपर। अगर कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुए तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।